आसी माया को साथ लेकर मिसेस पाठक के लिए मेडिसिन लेने चली गई थी। स्टाफ रूम में जाकर आसी एक मेडिसिन बॉक्स खोल उसमें से एक मेडिसिन निकालकर माया के हाथ में देते हुए कहती है, माया, तुम ये मेडिसिन पाठक आंटी को दे देना। जिस पर माया कहती है, और तुम साथ नहीं आ रही क्या, जो मुझे कह रही हो देने के लिए? माया की बात सुनकर आसी कहती है, अरे नहीं यार, बस आ ही रही हूँ। वे बस पता नहीं क्यों ये कपड़े थोड़े अजीब लग रहे हैं। मतलब कुछ तो अलग लग रहा है। लग रहा है से क्या मतलब है तुम्हारा आसी? माया कहती है। आसी फिर कहती है, मेरा मतलब था माया कि मुझे ना कुछ चुभ सा रहा है इस कपड़ों के अंदर, तो मैं बस चेक करके आती हूँ। और इस चक्कर में लेट हो जाएगा तो आंटी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए कह रही हूँ तुम जाओ, मैं आती हूँ। आसी की बात सुनकर माया आसी से मेडिसिन लेकर चली जाती है और आसी फिर वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है और अंदर जाकर अपने पहने हुए कपड़ों को चेक करती है तो उसके कपड़ों में लगे ब्रोच का पिन खुल गया था, जिस वजह से वे पिन आसी को अपने ऊपर चुभन सा महसूस हो रहा था। आसी अब उस ब्रोच को ठीक करती है और स्माइल के साथ कहती है, हो गया, वरना कब से परेशान थी मैं। ये कहते हुए आसी वॉशरूम से बाहर आती है और उस रूम में आकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके कमरे में सोफे पर बैठा इंसान उसकी तरफ ही देख रहा था और ये कोई और नहीं था, देव था। देव को इस तरह अपने कमरे में बैठे देख आसी अपनी दोनों आईब्रो को आपस में जोड़ती है और देव की तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर देव बंसल, क्या मैं जान सकती हूँ आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से आपका यहाँ पर होना कहीं से भी ठीक नहीं है? आसी की बातें सुनकर वेद के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वे आसी की तरफ देखते हुए कहता है, तो आपके हिसाब से मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था इस वक्त? और क्या मैं जान सकता हूँ कि क्यों नहीं हो सकता? और आप अगर भूल रही हैं तो आपको याद दिलाना मेरा फर्ज है कि ये होटल मेरा है और मैं अपने होटल में कहीं भी आ जा सकता हूँ अपनी मर्जी से, जिसमें मुझे आपसे या किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। एंड सो योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि आप ही इसी होटल में काम करती हैं, तो इस हिसाब से तो शट अप। देव की बात सुनकर आसी अपनी एक फिंगर देव की तरफ पॉइंट करते हुए उसे शट अप बोलती है और गुस्से में देव की तरफ देखते हुए कहती है, लुक मिस्टर देव, होगा ये होटल आपका और होंगे आप इस होटल के मालिक, और बेशक मैं यहाँ आपके होटल में काम करती हूँ और मैं अपनी उसी काम की सैलरी लेती हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरा इस होटल से और इस होटल के मालिक से कोई रिश्ता नहीं है। मैंने आपके साथ थोड़ा सा डांस क्या कर लिया, आप तो पता नहीं क्या ही समझने लगे खुद को और क्या ही सोचने लगे मेरे बारे में। देखिए, देखा होगा आपने उस तरह की लड़कियां जो अपने बॉस के पीछे भागती हैं और वे उनके नहीं, उनके पैसे के पीछे भागती हैं, पर आसी उनमें से नहीं है। समझे आप? आसी नहीं है उनमें से और इस तरह की हरकतों से मुझे चिढ़ है। सो प्लीज, आज जो कह दिया कह दिया। आज के बाद मुझसे इस तरह की बातें करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि आपको कोई काम या बात करनी होगी तो उसके लिए मेरे सीनियर हैं। आसी अपनी बात बोलकर वहां से चली गई और देव के होठों पर अब भी मुस्कान थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि आसी की कही किसी भी बात से उसे कोई भी फर्क पड़ा हो। आसी ने बेशक से देव को सुना दिया था, पर कोई उसके बारे में उस तरह का सोचे जैसा देव सोचता था। आसी को बस ऐसे ही लोगों पर गुस्सा आता था। उसे चिढ़ थी इस तरह की सोच वाले लोगों से। आसी का गुस्सा उसके आंखों में दिख रहा था कि तभी एक रास्ता आता है जिसमें उस तरफ मुड़ते ही वे दूसरी तरफ से आ रहे इंसान से टकरा जाती है और उस इंसान के सीने से उसका चेहरा टकराता है। ये टक्कर एकदम से हुई थी, जिस वजह से ये टक्कर काफी तेज हुई थी और इस टक्कर की वजह से आसी के नाक पर बहुत ही जोर से चोट लगी थी और नाक में चोट लगने के साथ आसी अपना चेहरा झुकाए हुए ही अपनी नाक को सहलाने लगती है और सहलाते हुए बोलती है, अरे मम्मी, ऐसे कौन मारता है मुझ जैसी नाजुक लड़की के मुलायम नाक को? सीना है या लोहे का दीवार, इतना सख्त, इतना फौलादी? लगता नहीं कोई नॉर्मल इंसान हो। ऐसा लगता है जैसे किसी जंग पर जाना है और अपने दुश्मनों को अपने इसी लोहे के सीने से टकराकर मारने का इरादा है। और देखो, एक तो मुझे इतनी तेज चोट लगने के बाद भी ऐसे खड़े हो, ये नहीं कि एक सॉरी भी कह दो कि क्यों एक मासूम की नाक तोड़ दी। बिना नाक भला कैसी लगेगी ये? पर नहीं, इनको नहीं सोचना कुछ। और जैसे सॉरी बोलने से तो ये
इतना बोलते बोलते ही आसी अपनी नाक को सहलाते हुए अपना चेहरा थोड़ा ऊपर करती है, तो अब उसकी आंखों के सामने दो जोड़ी आंखें थी जो उसे ही देख रही थी। आसी के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए जब उसने अपने सामने खड़े वेद को देखा, जो उसके तरफ ही देख रहा था। आसी अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी, पर उसकी नजरें वेद पर थम सी गई थी। और उधर वेद, जो पहले से ही आसी से टकराने के बाद बस आसी की बातें सुन रहा था, और अब आसी का चेहरा वेद की नजरों के बेहद सामने था और वेद आसी को इतने करीब से देख रहा था, जिस वजह से आसी की छोटी सी गोल मोटोल सी नाक, जो उसके साथ टक्कर की वजह से लाल हो गई थी। आसी के गोरे से छोटे से चेहरे पर वे लाल नाक काफी प्यारी लग रही थी इस वक्त। आसी की नजरें इस वक्त वेद पर थी और वेद की नजरें आसी के नाक से होते हुए उसकी आंखों पर आकर टिक जाती है। अब आसी और वेद कंटिन्यू एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और दोनों ने जैसे रेस लगाई थी कि कौन किसकी आंखों में बिना अपनी पलकें झपकाए देख सकता था। उन दोनों में से कोई भी अपनी पलकों को झपका नहीं रहा था। आसी और वेद अब तक एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे दोनों चाहते हैं कि उनकी पलकें झपके तक भी। दोनों इतने पास थे कि देखने वाले को वे दोनों बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी लगते। वे दोनों अब तक खुद में खोए हुए थे कि अचानक से आसी की पलकें झपक जाती है और उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि कैसे वे वेद को इस तरह से देख सकती है। उनका रिश्ता क्या था और कैसा था, वे कैसे भूल गई। आसी अपनी नजरें फिर वेद की दूसरी साइड से जाने लगती है और आसी को इस तरह से कुछ ना बोलते देख वेद को अच्छा नहीं लगता है। वे चाहता था आसी उससे कुछ कहे, कुछ पूछे, पर आसी का उससे कुछ भी ना पूछना और बिना किसी सवाल के उसे इग्नोर करके निकलकर जाते देख वेद को समझ आ गया था कि आसी उससे नाराज थी। अहंकार और उस नाराजगी की वजह वे अच्छे से जानता भी था, क्योंकि उसे वे नाराज होने की वजह उसने ही दी थी। वेद भी कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और आसी को जाने का रास्ता देते हुए आसी की ओर ही देख रहा था। और आसी ये बात अच्छे से समझ रही थी, पर आसी अब एक नज़र भी वेद की ओर नहीं देखती है और अपने तेज कदमों के साथ चली जाती है। आसी जब पार्टी हॉल में आती है तो मिस्टर पाठक को किसी से बात करते हुए सुनती है कि इस होटल के मालिक मिस्टर वेद बंसल बस आज रात ही यहाँ रुकेंगे। कल सुबह की फ्लाइट से वे यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये जान आसी को अच्छा लगा या बुरा ये तो वे नहीं समझ पाई, पर उसे इतना तो समझ आ गया था कि कल से उसे वेद को नहीं देखना होगा, वरना वेद के यहाँ रहते हुए उसका यहाँ काम करना काफ़ी मुश्किल होने वाला था और इतनी अच्छी जॉब वे छोड़ नहीं सकती थी। पर मिस्टर पाठक के मुंह से वेद के जाने की बात सुनकर आसी को एक तसल्ली हुई कि उसे जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब वेद को वहाँ देख आसी अब वहाँ पर नहीं रुकना चाहती थी, जिस वजह से सबसे वे अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हुए माया के साथ जाने लगी। और तभी बीच में ही देव उसे रोकते हुए कहता है, हे ब्यूटीफुल गर्ल, आप दोनों कहाँ चली? पार्टी तो अभी बाकी है। देव की बातों को सुनकर आसी को देव का कुछ वक्त पहले कमरे में आने वाली बात याद आती है, जो याद आते ही आसी के चेहरे पर देव के लिए नाराजगी के भाव दिखने लगते हैं, जिसे माया ना देख पाती है और ना ही समझ। पर देव, जो ठीक आसी के सामने खड़ा था, वे आसी के चेहरे की तरफ देखते हुए समझ जाता है कि आसी क्या सोच रही है, और उसकी सोच में इस वक्त कोई और नहीं, वे खुद है। जो देखते ही देव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वे एक बार फिर पूछता है, लेडीज, क्या आप दोनों कम सुनती हैं, या मैंने ही थोड़ी धीमी आवाज़ में बोला जिस वजह से आप तक मेरी आवाज़ नहीं गई, या आप दोनों मुझे और मेरी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही हैं? ये बात देव ने अपने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा था, जिस वजह से आसी तो नहीं, पर माया कहती है, अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। न आपने धीरे कहा और न हम आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपने अचानक से सवाल किया कि पार्टी खत्म नहीं हुई, तो आप दोनों कहाँ जा रही हैं, यही ना? माया की बात को बीच में रोकते हुए देव कहता है, जिस पर माया अपना सर हिलाते हुए कहती है, जी सर, यहीं। हाँ तो जवाब दीजिए मेरे सवाल का, देव कहता है माया से। देव की बात सुनकर माया कहती है, वे सर, आसी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जिस वजह से हम घर जा रहे हैं। घर पर आराम करेगी तो बेहतर महसूस करेगी शायद। शायद? माया की आखिरी बात सुनकर देव अपनी आईब्रो उठाते हुए कहता है और माया हड़बड़ी में कहीं अपनी बात को सुधारते हुए कहती है,
शायद नहीं सर, डेफिनेटली अच्छा ही महसूस करेगी, क्योंकि असली आराम तो अपने ही घर मिलता है ना। माया की बात सुनकर देव कहता है, आप दोनों अकेली घर जाएंगी इस वक्त? यू नो ना कि खूबसूरत और यंग लड़कियों के लिए रात का वक्त सेफ नहीं है। चलिए मैं चलता हूँ आप दोनों को घर छोड़ने। देव की बात पूरी ही हुई थी कि माया कुछ कहती उससे पहले आसी कहती है, थैंक यू सर कि आपने हमारे अपने होटल के स्टाफ के लिए इतना सोचा। हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। पर आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए सर, हम यहाँ जैसे आए थे वैसे ही चले भी जाएंगे। आई मीन टू से कि हम यहाँ अपनी स्कूटी से आए थे और अपनी स्कूटी से चले भी जाएंगे। आपकी हेल्प की ज़रूरत हमें तो नहीं है, पर अंदर हो सकता है शायद किसी को हो। वे क्या है ना, हमारे होटल में और भी बहुत सी लड़कियां हैं जो काम करती है और इस वक्त पार्टी में मौजूद भी है। और अफसोस कि उनके पास हमारी तरह घर जाने के लिए स्कूटी नहीं है। तो मैं क्या कह रही हूँ, आप इतने अच्छे हैं, इतने मददगार भी हैं, और आपकी एक मदद किसी को उसके घर तक छोड़कर आ सकती है। तो आप जाइए अंदर और देखिए कि कहीं किसी को आपकी मदद की ज़रूरत तो नहीं। आपने हमारे लिए इतना सोचा, वही काफ़ी है। बट दिस टाइम आपकी हेल्प के लिए थैंक्स, बट नो थैंक्स। और इस तरह से अपने होठों पर एक फीकी सी मुस्कान देते हुए आसी माया का हाथ थाम वहाँ से जाते हुए बोलती है, चल अब जल्दी, ये यहीं रुकना है। वहीं आसी की बातों को माया अभी समझने की कोशिश कर रही थी कि बेशक आसी ने जो कुछ भी देव से कहा सही ही था और सच था कि उनको ज़रूरत नहीं थी देव की मदद की। पर माया को आसी की बातों में एक ताना जैसी फीलिंग आ रही थी जो आसी ने देव को दी थी। पर आसी ऐसा क्यों करेगी, माया ये समझ नहीं पा रही थी। और वे आसी के खींचने की वजह से वहाँ से खींचती चली गई और देव जाती हुई इन दोनों लड़कियों को इस बात से अनजान कि किसी की नज़रें उस पर ही टिकी थी काफ़ी समय से। देव जब पलटता है तो उसके सामने इस वक्त वेद खड़ा था, उसका भाई। और वेद को देख देव स्माइल करते हुए बोलता है, ओह भाई, आप एकदम से पार्टी से कहाँ गायब हो गए थे? देव के सवाल का जवाब देते हुए वेद कहता है, एक जरूरी कॉल था, तो बस वहाँ आवाज़ ज़्यादा थी म्यूजिक की, इसलिए कॉरिडोर की तरफ आ गया था। पर गायब तो तुम ही थे देव। और छोड़ो, पार्टी खत्म हो चुकी है तो हमें घर चलना चाहिए। वेद का ये कहना कि घर चलना चाहिए, ये सुनकर देव खुश होते हुए कहता है, घर चलना चाहिए? यू मीन टू से आप भी आ रहे हो ना मेरे साथ? ओह भाई, आप नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ। देव की बात सुनकर वेद कहता है, लिसन देव, तुम इतने एक्साइटेड मत रहो, क्योंकि घर में जा रहा हूँ, क्योंकि दादी ने मुझे बुलाया है और तुम जानते हो वे मेरे लिए क्या हैं। वेद की बात सुनकर देव कहता है, ठीक है भाई, समझ गया कि आप मेरे नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से जा रहे हो। पर वजह चाहे जो भी हो, बट मेन पॉइंट इज कि आप घर आ रहे हैं। मैं बस इसी में खुश हूँ। वेद के घर जाने वाली बात पर देव कितना खुश था ये उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। जो खुशी कहीं से भी झूठी नहीं लग रही थी। वेद और देव अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। कुछ देर बाद ही उनकी कार एक बहुत ही खूबसूरत से घर के अंदर एंटर करती है। रात के समय लाइटों के बीच वे घर काफी खूबसूरत और एलिगेंट लग रहा था। उस घर की खूबसूरती उस घर में रहने वाले लोगों का क्लास बता रही थी। दोनों भाई कार से बाहर आते हैं। वेद एक नज़र घर की तरफ देखकर गहरी सांस लेता है, जैसे यहाँ आने के लिए उसने किस कदर खुद को तैयार किया था। जैसे उसका मन नहीं था पर जबरदस्ती आना पड़ा उसे यहाँ। वही देव भी जब वेद को इस तरह से अपने ही घर की तरफ देखते हुए देखता है तो अपना सर हिलाते हुए वेद के कंधों पर देव अपना हाथ रखकर कहता है, कुछ भी नहीं बदला है भाई, सब कुछ पहले जैसा ही है, घर भी और घर में रहने वाले लोग भी। देव के ये कहने पर वेद कहता है, जानता हूँ कुछ नहीं बदला और शायद बदलेगा भी नहीं, पर मेरे इस घर में आने पर बहुत कुछ बदलता है और ये तय है। जिस पर देव कुछ नहीं कहता क्योंकि वेद की बातें सच थी, पर फिर भी वे वेद का हाथ थाम अपने साथ घर के अंदर लेकर जाता है और कहता है, आप आराम कीजिए, रात काफ़ी हो चुकी है और मेरी गर्लफ्रेंड भी अभी अपनी दवाई लेकर सो रही होंगी, तो आप उनसे कल सुबह मिल लीजिएगा। मैं चलता हूँ भाई अपने कमरे में, आज बहुत थक गया हूँ, सो आई हैव नीड सम रेस्ट। ये बोलकर देव सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। इधर वेद एक नज़र पूरे घर में देखता है जहाँ पूरी तरह से सन्नाटा था और वेद भी सीढ़ियों पर चढ़ने को होता है अपने कमरे में जाने के लिए,
पर फिर कुछ सोचकर अपने पैरों को दूसरी ओर मोड़ वहीं नीचे बने कमरे की तरफ जाकर एक कमरे का गेट आहिस्ता से खुलकर अंदर चला जाता है। वेद अंदर जाता है तो उसकी सोच के अनुसार ही एक बूढ़ी महिला वहीं अपने बेड से लगे एक कुर्सी पर बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। और वेद के कमरे के अंदर आने से उसके कदमों की आहट भर से वे बूढ़ी महिला पहचान जाती है उन कदमों की आहट को, और वे अपनी पीठ दरवाजे की ओर किए बिना पीछे मुड़े ही कहती है, आ गया हमारा दिल का टुकड़ा इतने महीनों बाद। ये कहने के साथ वे बूढ़ी महिला के चेहरे पर चमक और होठों पर मुस्कान थी। वेद अपने कदमों से उन बूढ़ी महिला के तक की दूरी कुछ ही सेकंड में पूरी करता है और फिर वहीं उस कुर्सी के पास अपने घुटनों के बल बैठ उन महिला की गोद में अपना सर रख देता है। वेद के ऐसा करने पर वे महिला बिल्कुल भी हैरान नहीं होती, बल्कि उनको देखकर लग रहा था जैसे वे वेद की इस हरकत से अच्छे से वाकिफ हो। वेद के अपना सर उनके गोद में रखने पर वे महिला अपने दोनों हाथों में पकड़े किताब को वहीं साइड टेबल पर रखते हुए कहती हैं, हमारा दिल का टुकड़ा कैसा है? आज आई अपनी दादी माँ की याद? वे भी तब जब आज हमने मैसेज किया। अगर मैसेज ना करते तो आप आज भी नहीं आते। आपको अब अपनी दादी माँ की भी याद नहीं आती? तभी तो फ़ोन भी नहीं करते। क्या ही फर्क पड़ता है कि दादी माँ जिए या मरे? क्यों, है ना वेद? वेद जो खामोशी से बस अपनी दादी माँ के गोद में अपना सर रखे उनकी ममता को महसूस कर रहा था, वे दादी माँ के मुंह से उनके मरने की बात सुनकर गुस्से में कहता है, आप जानती हैं ना दादी माँ, मेरे इस घर में ना आने की वजह? कुछ भी नहीं रहा इस घर में अब मेरे लिए, सब कुछ छूट गया है। आपके दिल के टुकड़े का दिल पूरी तरह से टूट चुका है दादी माँ। आप सब जानती हैं, फिर भी ऐसी बातें कहती हैं। आप जानती हैं अगर मैं अभी इस घर में हूँ इसकी वजह आप हैं। अगर मुझे किसी से मतलब है तो वे आप हैं। फिर भी आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आपके सिवा कोई भी नहीं है मेरा। आपके बिना आपका वेद अनाथ हो जाएगा दादी माँ। आपकी ज़रूरत आपके इस दिल के टुकड़े को हमेशा है। हमेशा से सबसे कम शब्दों में बात करने वाला वेद अपनी दादी माँ के सामने अपनी दिल की बात बोल रहा था। एक वही तो थी जो उसे समझती थी और उनके सामने वेद बच्चों जैसे बनकर शिकायतें करता था। वेद की बात सुनकर दादी माँ कहती हैं, जाना तो पड़ेगा ही ना बच्चे, हमारे कहने ना कहने से क्या होता है? नियति में जो लिखा है वे कोई भी नहीं बदल सकता। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी से कोई जाता है तो कोई नया आता भी है। ऊपर वाला इतना निष्ठुर नहीं है कि किसी से सब कुछ छीन ले। हर किसी के लिए कुछ सोचा होता है उसने। उसी तरह हम जाएंगे तो कोई ऐसा जरूर आएगा तुम्हारी भी जिंदगी में जो हमारी तरह तुम्हें समझेगा, और तुम भी अपने मन की बात बिना किसी संकोच के कर सकोगे, क्योंकि वे इंसान भी तुम्हारा अपना होगा। और नहीं भी हुआ तो कब दिमाग से दिल में उतर जाएगा, तुमको एहसास तक नहीं होगा। अपनी दादी माँ की बात सुनकर वेद कहता है, मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, बस आप चाहिए हमेशा। वेद की बात सुनकर दादी माँ हंस देती हैं।